मान लीजिए आपने एक स्टॉक में 1 लाख इन्वेस्ट किया और 6 मंथ्स में वो स्टॉक 20% ऊपर चला गया। आपको अपने 1 लाख पर 20,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STCG माना जाएगा। और इस गेन पर आपको 20% टैक्स लगेगा। मतलब 20,000 प्रॉफिट में से 4,000 टैक्स में चला गया। आपके हाथ में नेट प्रॉफिट सिर्फ 16,000 ही रहेगा। मतलब पोस्ट टैक्स रिटर्न हो गया सिर्फ 16%। ऐसे ही लॉन्ग टर्म गेन्स में भी होता है, जहां 1 साल से ज्यादा स्टॉक्स को होल्ड करने से इक्विटी होल्डिंग्स पर 12.5% टैक्स लगता है। और बिल्कुल ऐसा ही म्यूचुअल फंड्स में भी होता है। फंड 12% कमा रहा है, लेकिन आप कितने टाइम तक होल्ड कर रहे हो उस पर टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके फाइनल रिटर्न को इम्पैक्ट करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस फंड सिलेक्शन का नहीं, बल्कि पोस्ट टैक्स रिटर्न का होता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटर्न नहीं देखते, वो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखते हैं। और इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड टैक्सेशन की। हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स पर कैसे डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स को टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, लेकिन टैक्स एफिशिएंट का मतलब जीरो टैक्स नहीं होता है। टैक्स एफिशिएंट का मतलब होता है अगर आप रूल समझ के इन्वेस्ट करते हो तो आप लीगली अननेसेसरी टैक्स लीकेज को अवॉइड कर सकते हो और अपना एब्सोल्यूट रिटर्न्स बढ़ा सकते हो। सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर करते हैं, म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगता कब है। देखिए, जब तक आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तब तक टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तब लगता है जब आप फंड से एग्जिट करते हो, यानी कि जब आप अपनी म्यूचुअल फंड्स यूनिट को रिडीम करते हो। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स एक कैपिटल एसेट मानी जाती है। और जब आप उस एसेट को ट्रांसफर करते हो यानी रिडीम करते हो, तब जो प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एक पॉइंट और, अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करते हो तो टैक्स सिर्फ रिडेम्पशन पर लगता है, लेकिन अगर आप IDCW ऑप्शन चूज करते हो तो जो पे आउट आपको मिलता है वो आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। फंड हाउस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देता, अब टैक्स डायरेक्टली इन्वेस्टर के स्लैब के हिसाब से लगता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और टैक्स एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से ग्रोथ ऑप्शन जनरली ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, ये कैसे डिसाइड होता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करता है। आपने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक होल्ड किया वही डिसाइड करेगा कि आपका गेन शॉर्ट टर्म माना जाएगा या लॉन्ग टर्म। होल्डिंग पीरियड हमेशा आपकी एक्चुअल परचेज डेट से काउंट होता है, यानी जिस दिन आपने यूनिट्स खरीदी थी उस दिन से लेकर जिस दिन आप रिडीम करते हो तब तक का ड्यूरेशन माना जाता है। अब म्यूचुअल फंड टैक्सेशन को समझने के लिए इन्हें हम 3 सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में कितना टैक्स लगता है। पहली कैटेगरी है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की, जहां इक्विटी एक्सपोजर 35% से कम होता है। यहाँ होल्डिंग पीरियड का कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, चाहे आप एक दिन होल्ड करो या 10 साल। प्रॉफिट आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होता है। तो मान लीजिए आपने 5 लाख डेट फंड में इन्वेस्ट किया, 2 साल बाद आपके फंड में आपको 80,000 का गेन हुआ। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं तो आपके गेन्स पर 24,000 का टैक्स होगा। उसके ऊपर 4% सेस लगेगा जो 960 रुपीज का होता है। तो यानी कि आपका टोटल टैक्स 24,960 हो सकता है। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी एक्सपोजर 35% से 65% के बीच में होता है। अगर होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से कम है तो गेन स्लैब रेट पर टैक्स होता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% होता है, प्लस उस पर सेस भी लगता है। यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। तो चलिए इस बार मान लेते हैं मैंने हाइब्रिड फंड में 4 लाख इन्वेस्ट किया, 3 साल बाद उसमें मुझे 1 लाख का गेन हुआ, तो टोटल टैक्स मेरे गेन्स पर कितना हो जाएगा? 12,500 प्लस 500 सेस, यानी कि 13,000 रुपीज। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जहां इक्विटी एक्सपोजर 65% से ज्यादा होता है।
यहाँ होल्डिंग पीरियड कट ऑफ 12 मंथ्स होता है। अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से कम है तो एसटीसीजी टैक्स 20% होता है। अगर होल्डिंग पीरियड 12 मंथ से ज्यादा है तो एलटीसीजी टैक्स 12.5% होता है। साथ ही 1,25,000 एलटीसीजी एग्जेम्पशन भी मिलता है हर फाइनेंशियल ईयर में। तो मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और 5 साल तक होल्ड किया। लेट्स से एक साल में एलटीसीजी 1,10,000 हुआ, एग्जेम्पशन कितनी होती है 1,25,000, तो टैक्स 0 हो सकता है। अब तक हमने बेसिक टैक्सेशन स्ट्रक्चर को समझा है, लेकिन रियल लाइफ इन्वेस्टिंग में कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी आती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट एसआईपी टैक्सेशन। अगर आप एसआईपी करते हो तो एक चीज समझना जरूरी है, हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट एक अलग परचेज माना जाता है। मतलब अगर आपने 12 महीने तक एसआईपी की तो टेक्निकली आपने 12 अलग अलग डेट्स पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि हर इंस्टॉलमेंट का होल्डिंग पीरियड अलग होगा। जब आप रिडम्पशन करोगे तो फीफो रूल यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई होता है, यानी जो यूनिट्स आपने सबसे पहले खरीदी गई थी टैक्स कैलकुलेशन में वही पहले सोल्ड मानी जाती हैं। इसीलिए एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए होल्डिंग पीरियड कैलकुलेशन थोड़ा डिटेल्ड हो सकता है। दूसरा, एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्स तो लगता ही है अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग पीरियड। उसके ऊपर एक और लेयर होती है, जैसा मैंने आपको बताया था 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हाई इनकम इन्वेस्टर्स पर सरचार्ज भी लग सकता है, लेकिन इक्विटी कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज कैप्ड होता है। तीसरा पॉइंट जिसको लेकर भी इन्वेस्टर्स के बीच कंफ्यूजन रहती है वो है एग्जिट लोड। देखिए, एग्जिट लोड और टैक्स दोनों अलग अलग चीजें। एग्जिट लोड फंड हाउस चार्ज करता है, गवर्नमेंट नहीं। ये यूजुअली तब लगता है जब आप स्पेसिफाइड पीरियड से पहले फंड रिडीम करते हो। एग्जिट लोड एनएवी से एडजस्ट होता है, यानी आपको जो अमाउंट मिलता है उसमें से डिडक्ट हो जाता है। टैक्स अलग से प्रॉफिट पर कैलकुलेट होता है और गवर्नमेंट को पे किया जाता है। दोनों का पर्पस और कैलकुलेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, म्यूचुअल फंड स्विच भी टैक्स इवेंट होता है। मतलब अगर आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हो तो टैक्स के हिसाब से पहले रिडम्पशन माना जाता है और फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। इसीलिए स्विच करने से पहले टैक्स इंपैक्ट समझना जरूरी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट भी हम समझते हैं। काफी इन्वेस्टर हर साल एलटीसीजी एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए प्रॉफिट बुक कर देते हैं। इसे हम टेक्निकली टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ तब ये मीनिंगफुल होती है जब वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड हो। अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तोड़ रहे हो तो कभी कभी कंपाउंडिंग का रियल जो बेनिफिट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वैसे टैक्स सिस्टम का एक पॉजिटिव फीचर भी है जो है लॉस एडजस्टमेंट। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कैपिटल लॉस होता है तो उसे आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन्स के साथ ही एडजस्ट होता है। और अगर आपको करंट ईयर में लॉस एडजस्ट नहीं होता है तो उसे आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बस आपके साथ कंडीशन ये है कि आपको रिटर्न टाइम पर फाइल करना है। अब जब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ही रहे हैं तो एक स्पेशल कैटेगरी का मेंशन भी यहाँ जरूरी है, और वो है आर्बिट्रेज फंड्स। इनका स्ट्रक्चर टेक्निकली इक्विटी बेस्ड होता है, इसीलिए इन पर इक्विटी टैक्सेशन रूल अप्लाई होता है। रिटर्न्स जनरली मॉडरेट रेंज में रहते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स इन्हें शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए टैक्स एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव एग्रेसिव ग्रोथ नहीं होता है। चलिए अब एक लास्ट स्पेशल पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो है बेसिक एग्जेम्पशन यूटिलाइजेशन। देखिए, अगर किसी इन्वेस्टर की टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है तो कैपिटल गेन्स का एक्चुअल टैक्स इंपैक्ट डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए टैक्सेशन हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टैक्सेशन वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। सेम इन्वेस्टमेंट का टैक्स आउटकम तो अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का गोल टैक्स अवॉइड करना नहीं होता, गोल होता है टैक्स को समझना और उसको ऑप्टिमाइज करना। अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर को क्लियर रखते हो तो इन्वेस्टिंग इमोशनल डिसीजन भी नहीं रहता, वो एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोसेस बन जाता है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।